बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 206 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो अचानक मुझ पर हमलावर हुआ। मैं उस वक्त दोनों कूनियाँ ज़मीन पर टिकाए उठने की कोशिश कर रहा था। पंडित मोहन ने खंजर को तलवार की तरह पकड़कर मेरे सीने पर वार कर दिया और फिर जो कुछ भी हुआ वो हैरत अंगेज था। खंजर मेरे सीने पर लगा तो छन्नाके की ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। पंडित मोहन के हाथ को भी इसी तरह जोरदार झटका लगा जैसे उसका हाथ बिजली के नंगे तार से छू गया हो। वो खुद भी पीछे उलट गया था। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपने गले की तरफ उठ गया। मेरी उंगलियां उस पुरस्रार माला को छूने लगी जो नीलगरी उस रोज अपनी यादगार के तौर पर छोड़ गई थी। पंडित मोहन ने भी मेरे गले में स्याह पत्थरों की वो माला देख ली। उसकी आंखों में वहशत फैलती चली गई। मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसने बचने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। मैं उसे रगीता चला गया। शेरपा दीनदयाल की गर्दन अपने सीधे बाजू के शिकंजे में दबा ली थी। ताकत कदो कामत में वो दोनों एक जैसे थे, लेकिन दीनदयाल उसके मुकाबले में कुछ कमजोर पड़ रहा था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो शराब पीने का आदी था और शेरपा ने एक मरतबा बताया था कि वो शराब और किसी और नशे के कभी करीब नहीं गया था। दीनानाथ भी शेरपा पर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन शेरपा की लातें भी चल रही थी, जिस वजह से दीनानाथ अपने हमलों में कामयाब नहीं हो रहा था। पांडे अपने हरीफ से निबटने की कोशिश कर रहा था। शराब ने पांडे को भी अंदर से खोखला कर रखा था। इसका हरीफ इस पर हावी हो रहा था। वो पांडे को बुरी तरह रगीद रहा था, लेकिन इस मर्तबा पांडे को मौका मिल गया। उसने अपने हरीफ को दूर उछाल दिया और ये पांडे की बदकिस्मती थी कि उसका हरीफ सोफे के करीब उस जगह गिरा जहां पस्तौल पड़ा हुआ था। पांडे ने संभल कर उस पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हरीफ पस्तौल उठा चुका था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर गोली चला दी। शेरपा ने दीनदयाल की गर्दन मरोड़ दी थी। वो एक तरफ पड़ा तड़प रहा था। इसी दौरान पंडित मोहन ने मुझे सर से ऊपर उठाकर एक तरफ उछाल दिया। मेरे ख्याल था कि मैं दीवार से टकराकर गिरूंगा, लेकिन मुझे तो यूं लगा जैसे किसी नादीदा ताकत ने मुझे संभाल लिया हो। मैं बड़े आराम से पैरों के बल जमीन पर आया था, जैसे मैं खुद किसी ऊंची जगह से छलांग लगाई हो। और ये वही मौका था जब पांडे के हरीफ ने उसके सीने में गोलियां उतार दी थी। खबरदार, पांडे के हरीफ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। कोई अपनी जगह से हरकत ना करे वरना गोली मार दूंगा। मैं इस वक्त पंडित मोहन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस शख्स ने एक बार फिर चीख कर मुझे खबरदार किया कि मैं अपनी जगह से हरकत ना करूं। उसके साथ ही उसने पस्तौल का रुख मेरी तरफ कर दिया, लेकिन ठीक उसी लम्हे हाल की फजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। ये गोली बिमला ने चलाई थी, जो बालकनी से उतरकर जीने पर आ गई थी और उसने जीने पर पड़ा हुआ पंडित मोहन लाल वाला पस्तौल उठाकर फायर कर दिया था। गोली उस शख्स की टांग पर लगी जिसने मुझे पस्तौल की जद पर ले रखा था। बिमला ने एक और गोली चला दी। इस मरतबा उसका निशाना खाली किया। वो शख्स लंगड़ाता हुआ किचन में घुस गया। पंडित मोहन ने भी उस तरफ दौड़ लगा दी। दीनानाथ ने भी एक तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन शेरपा ने उसे दबोच लिया और उसे घसीटता हुए एक सोफे के पीछे ले गया। किचन की तरफ से चलाई जाने वाली गोली मधुमाला की टांग पर लगी, जो एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। वो खौफ से कांप रही थी। टांग पर गोली लगी तो वो चीखते हुए नीचे गिरी। बिमला बहुत अरसे से मेरे साथ थी। पहले वो भी मधुमाला ही की तरह थी, दाज उठवाने वाली, लेकिन सारसका के जंगल में पेश आने वाले वाक़े के बाद वो एकदम बदल गई थी। ऋषिकेश से शुभा और सोनिया के अगवा के बाद हरिद्वार में उसने गुंडों पर जिस तरह गोलियां चलाई थी वो एक काबिले तारीफ बात थी। और इस वक्त भी गोया वो फार्म में आ गई थी। वो दोनों हाथों में पस्तौल थामे किचन की तरफ बढ़ी। वो दोनों हाथों में पस्तौल थामे किचन के ऐन सामने आ गई और पैर दर पे ट्रैगर दबाती चली गई। इस ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए पंडित मोहन ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया था। किचन में मिट्टी के तेल का चूल्हा इस्तेमाल होता था। कैरोसिन का ड्रम किचन के दरवाजे के बाहर की तरफ दीवार के साथ रखा हुआ था। बिमला की चलाई हुई आखिरी गोली उस ड्रम में लगी। तेल की धार बह निकली, जिससे फौरन ही आग पकड़ ली। किचन के सामने आग बड़ी तेजी से फैलने लगी। बिमला उस आग की परवाह किए बगैर दौड़कर किचन के करीब पहुंच गई। दरवाजा बंद ही था। उसने बाहर से कुंडा लगा दिया। फर्श पर बहता हुआ तेल दरवाजे के नीचे से किचन के अंदर दाखिल होने लगा। इस तरह आग के शोले अंदर भी पहुंच गए थे। अंदर से दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। शेरपा ने दीनानाथ को छोड़कर मधुमाला की तरफ दौड़ लगा दी। दीनानाथ ने हाल के अकबी दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। शेरपा मधुमाला को कंधे पर लाद कर बाहर की तरफ दौड़ा। आग बड़ी तेजी से फैलने लगी थी। मैंने चीखकर बिमला को बाहर निकल जाने को कहा और दीनानाथ को घसीटता हुआ मैं भी दरवाजे की तरफ लपका। शेरपा ने मधुमाला को इमारत से दूर ले जाकर घास पर डाल दिया और दौड़ता हुआ पोर्च में पहुंच गया। साहब जी, अपना गाड़ी निकालो, दूर ले जाओ, गेट की तरफ जल्दी करो, उसने मेरी तरफ देखते हुए चीख कर कहा और पांडे वाली गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने दीनानाथ को बिमला के हवाले कर दिया और दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके उसे रिवर्स गियर में पीछे गेट की तरफ लेता चला गया। शेरपा भी अपनी गाड़ी पीछे ले आया। हवेली के हाल में आग फैल गई थी। भट्टी का बहता हुआ तेल जहां भी पहुंचा था वहां उसने शोले भड़का दिए थे।
अंदर से चीखों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। पांडे और नेपाली मुलाजमा की लाशें भी अंदर ही थी। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला था। मैं जानता था कि चंद मिनट में पूरी हवेली आग की लपेट में आ जाएगी। मेरी कार की डिक्की में एक रस्सी मौजूद थी। मैंने रस्सी निकालकर दीनानाथ के हाथ पैर बांधकर उसे कार की पिछली सीट पर डाल दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त हम जाएंगे कहाँ। अचानक मेरे दिल में एक जमाका हुआ। बायामती का मकान मौजूद था और वो मकान हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता था। साहब जी, शीरबा की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। बेबी का टांग से खून बह रहा है। मैंने इसे कपड़ा बांध दिया है, लेकिन इसका इलाज जरूरी है। आप अपना गाड़ी पर बैठकर हमारे पीछे आओ। मैंने पांडे वाली गाड़ी की तरफ देखा। मधुमाला सीट पर नीम दराज थी। उसने दांत बींच रखे थे। चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। कहाँ चलोगे? मैंने पूछा। आप हमारे पीछे आओ। शीरबा ने यह कहते हुए हवेली का फाटक खोल दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने भी अपनी गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। बिमला भी दूसरी सीट पर बैठ चुकी थी। हवेली के अंदर आग फैल चुकी थी। शोले अब खिड़कियों से बाहर लपक रहे थे। तपिश से शीशे चिटक चिटक कर टूट रहे थे। लकड़ियों की चिटकने की आवाज़ों और शोलों की बड़बड़ाहट में पंडित मोहन और उसके साथी की चीखों की आवाज़ें दब गई थी, या फिर वो जलकर भूसम हो चुके थे। हवेली के फाटक से बाहर निकलकर मैंने शीरबा की गाड़ी को आगे निकलने का रास्ता दे दिया और अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। दोनों गाड़ियां पहाड़ियों में बल खाते हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगी। इन खतरनाक रास्तों पर शीरबा बड़ी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था और उसकी वजह से मुझे भी अपनी कार की रफ्तार तेज रखनी पड़ी, क्योंकि ये रास्ता वो नहीं था जिससे मेरा शहर आना जाना रहता था। दाईं बाईं पहाड़ियों में कई तंग से रास्ते थे। अगर शीरबा किसी ऐसे रास्ते पर मुड़ जाता तो मेरे लिए उसे तलाश करना मुश्किल होता। शीरबा की गाड़ी एक तवील चक्कर काटकर दरियाए बागमती की तरफ निकल गई। दरिया की तरफ मुड़ते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पहाड़ियों की तरफ देखा तो मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। इस तरफ आसमान पर गोया आग सी लगी हुई थी। लगता था जैसे इन पहाड़ियों के बीच में किसी जगह आतिशफशां फट पड़ा हो। हवेली में लगी हुई आग के शोलों की सुर्खी ने इस तरफ की फजा को भी अपनी लपेट में ले रखा था। दोनों गाड़ियां बागमती के किनारे के साथ साथ चलती हुई नामवार रास्ते पर दौड़ती हुई पशपाई नाथ डिस्ट्रिक्ट में गोरीघाट मंदिर की तरफ निकल आई। दरियाए बागमती रिंग रोड के साथ साथ ललितपुर की तरफ चला गया था और शीरबा की गाड़ी नक्सल रोड की तरफ मुड़ गई थी और फिर रॉयल पैलेस के करीब लादम रोड से होते हुए हम सोमबा नाथ की तरफ निकल आए। ये भी शहर का पोश इलाका था। बड़े बड़े बंगले थे। एक बहुत बड़े बुद्ध स्तूपा के करीब से गुजरते हुए शीरबा की कार एक कुशादा गली में दाखिल होकर एक बंगले के गेट के सामने रुक गई। मैंने भी गाड़ी उसके पीछे रोक ली। ये रात का आखिरी पहर था। हमें शहर में से गुजरते हुए भी कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी और ये तो रिहायशी इलाका था। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। शीरबा ने 2-3 मरतबा कार का हरन बजाया तो तब कहीं एक बूढ़े ने गेट खोला। उसके जिस्म पर मखसूस नेपाली लिबास था। वो गहरी नींद से जागा था और उसकी आंखें सुर्ख थी। ये बहुत बड़ा बंगला था। दोनों कारें आगे पीछे रुक गईं। मैं इंजन बंद करके नीचे उतर आया। शीरबा ने मुझसे पहले अपनी गाड़ी से उतरकर मधुमाला को गोद में उठा लिया। हम दोनों उस बूढ़े नेपाली से पहले ही बरामदे में होते हुए हाल में आ गए। शीरबा ने मधुमाला को एक सोफे पर लिटा दिया और टेलीफोन की तरफ लपका। मैं मधुमाला की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसके चेहरे पर बेबना करब था। उसने दोनों हाथों से दाएं टांग को पकड़ रखा था। गोली घुटने से 6-7 इंच ऊपर रान में लगी थी और गोश्त में पेवुस हो गई थी। शीरबा ने उस जगह अगरचे पट्टी बांध दी थी, लेकिन खून रिस रहा था। शीरबा ने फोन का रिसीवर उठाकर पटक दिया और गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं समझ गया कि वो किसी डॉक्टर को फोन कर रहा है। वो डॉक्टर कमबख्त या तो सो रहा है या घर पर नहीं है। कॉल रिसीव नहीं हो रही। शीरबा बोला। मेरी गाड़ी से दीनानाथ को उठाकर अंदर ले आओ। मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। मैं ये कहते हुए बाहर आ गया। बिमला इस वक्त तक गाड़ी से उतरकर बरामदे में आ चुकी थी। शीरबा ने पिछली सीट पर बंधे हुए दीनानाथ को उठा लिया। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को गेट की तरफ रिवर्स गियर में लेता चला गया। शहर की सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दिंगाल डिस्ट्रिक्ट में सुपर मार्केट के करीब मायावती के फ्लैट तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मायावती मुझे अपने सामने देखकर बदहवास हो गई। क्या बात है, खैरियत? बिमला तो ठीक है ना? उसके लहजे में नींद का खुमार था और आंखें सुर्ख थी। बिमला ठीक है, एक और इमरजेंसी है, मैंने कहा और मुख्तसर तौर पर उसे सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए बोला। तुम्हारे पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिससे गोली निकालने में मदद मिल सके। अब जल्दी से मेरे साथ चल पड़ो। मायावती अलमारी खोलकर जरूरी चीजें बैग में रखने लगी। वो फ्लैट में अकेली थी। उसके साथी को तो कई रोज पहले देशमुख के आदमियों ने गला घूंटकर हलाक कर दिया था। जरूरी चीजें बैग में डालने के बाद दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी और उस काम में उसे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे और उसके 2-3 मिनट बाद हमारी गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। इस वक्त 5 बज चुके थे। सड़कों पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां भी नजर आने लगी थी, लेकिन मुझे शीरबा वाली कोठी तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मधुमाला का चेहरा जर्द था। जख्म से अगरचे खून ज्यादा नहीं बहा था, लेकिन खौफ ज्यादा था जिसने उसे निढाल कर दिया था।
मधुमाला भी इस वक्त शबे ख्वाबी के लिबास में थी। ये मैक्सी किस्म का लिबास था जिसका एक हिस्सा खून आलूद हो गया था। मायावती ने फौरन ही अपना काम शुरू कर दिया। ये भी गनीमत था कि उसके पास घर में ऐसी चीजें मौजूद थी जो इस वक्त काम आ रही थी। खासतौर पर लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तो बहुत काम दे रहा था। बिमला मधुमाला के पास इस तरह बैठ गई कि उसकी नजरें अपने जख्म की तरफ न उठ सके, जबकि मैं इस ऑपरेशन में मायावती की मदद कर रहा था और शीरपा जख्मी भेड़िए की तरह घुर्राता हुआ आस पास ही टहल रहा था। मायावती तेजदार नश्तर की मदद से जख्म को अंदर से कुरीदती रही। गोली गोश्त में आड़ी होकर फंस गई थी और उसे निकालने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। मायावती तजर्बाकार नर्स थी। वो कई नाजुक ऑपरेशनों में हॉस्पिटल के सर्जन की मददगार रही थी। इसका हॉस्पिटल का तजर्बा इस वक्त काम आया था और वो ये ऑपरेशन करने में कामयाब रही थी। गोली निकल आई। ड्रेसिंग के बाद मधुमाला को कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया गया। मायावती ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गई। अब परेशानी की कोई बात नहीं, मायावती ने कहा। मैं शाम को आकर देख लूंगी, चंद रोज आराम की जरूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मायावती ने नाश्ता हमारे साथ ही किया और जब वो जाने लगी तो शीरपा तैयार हो गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। शीरपा को वापस आने में तकरीबन पौन घंटा लगा था। मैं उस वक्त लान में दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये बहुत बड़ा बंगला था। एक तरफ मसनूई पहाड़ी बनी हुई थी जिस पर जा बजा पौधे लगे हुए थे और पानी का एक झरना बह रहा था। शीरपा ने अंदर जाकर मधुमाला को देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर हम मधुमाला के बारे में बातें करते रहे। शीरपा उसके लिए बहुत परेशान था और मैं उसे तसल्ली दे रहा था कि अब उसके लिए खतरे की कोई बात नहीं, वो जल्द अच्छी हो जाएगी। वो लोग कौन थे? शीरपा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी? उनकी दुश्मनी मुझसे नहीं, पांडे से थी। वो तीनों इंडिया से आए हुए पंडित थे। उनके साथ दीनानाथ यहीं का रहने वाला है, उससे मैंने कुछ हिसाब किताब करना है। लेकिन तुम पांडे के बारे में क्या जानते हो? और ये बंगला किसका है? ये बंगला मधुमाला के बाप का है। वो अपने कबीले का सरदार है, पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहता है और कभी कभार यहाँ आता है। चंद महीने पहले पांडे से उसकी मुलाकात हुई थी जो मधुमाला की वजह से दोस्ती में बदल गई और मधुमाला इसके साथ रहने लगी। पांडे को मैं बिल्कुल नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आया था। मुझे इसके बारे में सरदार या मधुमाला ने कभी नहीं बताया था। मैंने कभी पूछा भी नहीं। मैं तो खिदमतगार हूँ, सरदार के मामलात में दखल नहीं दे सकता। लेकिन तुम शायद पांडे को अच्छी तरह जानते हो। वो कौन था और पंडितों से उसकी क्या दुश्मनी थी? पांडे इंडिया के एक पुलिस ऑफिसर था और कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान के एक मंदिर से खजाना चुरा कर भागा था और पूरे हिंदुस्तान के पंडित उसे तलाश कर रहे थे। मैंने जवाब दिया और फिर उसे पांडे के बारे में बताने लगा। ओह, इसलिए सरदार इससे बहुत खुश था। पांडे ने उसे एक नई कार भी लेकर दी थी। शीरपा बोला। क्या सरदार भी शीरपा है? मैंने पूछा। नहीं, उसका ताल्लुक चीन की सरहद के करीब आबाद एक कोदारी कबीले से है। उनकी कदीम रस्म में बड़ी अजीबो गरीब है। यूं तो ये कबीला इन पहाड़ों में चाय की काश्त करता है, लेकिन उनकी आमदनी का बड़ा जरिया उनकी औरतें हैं। मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। इस कबीले की औरतें बड़ी हसीन होती हैं, शीरपा ने जवाब दिया। ये औरतें शादी के बगैर भी दूसरों के साथ रहने में कोई खर्च नहीं समझती और उनके मर्द उनका मुआवजा वसूल करते हैं। एक औरत कई दिन, कई महीने या कई साल तक किसी मर्द के साथ रह सकती है। लड़की के घर वालों को उसका किराया मिलता रहता है। ये किराएदार पर मुनहसर है कि वो किसी औरत को कितना अरसा अपने पास रखता है। ऐसे ही समझ लो जैसे तुमने 6 महीनों के लिए कोई मकान किराए पर ले लिया हो। किराया पूरा हो गया तो मकान छोड़ दिया। ये मर्द की पसंद पर मुनहसर है कि वो किराए की मुद्दत बढ़ा भी सकता है। हैरत अंगेज, मैंने कहा। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, शीरपा ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें मस्तांग कबीले के बारे में भी बताया था जिसकी औरतें बैक वक्त कई शादियां करती हैं। बहरहाल वो आदमी कौन है जिसे तुम बांध कर यहाँ लाए हो? तुमने कहा था कि उसके साथ तुम्हारा भी कुछ हिसाब है। हाँ, मैंने कहा और फिर उसे उन लोगों के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, नेपाल के लोग बहुत सादा लोग हैं। ये लोग मेहनत और मुशक्कत पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये लोग उनके खून में हीरोइन का जहर भरकर इनकी जिंदगी को निचोड़ लेना चाहते हैं। दीनानाथ उसी गरोह का आदमी है जो इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गया है। मैं उसी से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। तो फिर चलो, देर क्यों कर रहे हो? शीरपा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इससे जो कुछ पूछना है पूछ लो और फिर इसका गला घूंट कर लाश पहाड़ियों में फेंक देंगे। कुत्ते और भेड़िए दावत उठाएंगे। हम उठकर अंदर आ गए। मधुमाला सो रही थी और उसके करीब ही सीटी पर बिमला भी सो रही थी। हम उस कमरे में आ गए जहाँ दीनानाथ बंधा पड़ा हुआ था। उसे अभी तक खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया था। शीरपा मुझे वहां छोड़कर बाहर चला गया। उसकी वापसी 5 मिनट बाद हुई। उसने दीनानाथ के हाथ पैर खोल दिए और जोरदार ठोकर मारते हुए घुराया। उन पंडितों को हवेली में लाने वाले तुम थे। तुम्हारी वजह से हमारी बेबी को गोली लगी है। ये बात कुदारी सरदार तक जरूर पहुंचेगी और वो नागपाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाऊंगा। उठो, नीचे तय खाने में चलो। शीरपा उसे ठोकरे मारता हुआ कमरे से निकाल लाया। तय खाने का रास्ता सीढ़ियों के नीचे था। अंदर दाखिल होकर उसने तय खाने का रास्ता बंद करने की कोशिश नहीं की। तय खाने में पहुंचते शीरपा ने दीनानाथ के कूल्हे पर एक और जोरदार ठोकर रसीद कर दी
उसके हाथ बंधे हुए थे। वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। साहब जी, इसे जो पूछना है जल्दी पूछ लो, मैंने भी इसे हिसाब किताब करना है, शीरपा ने कहा। मेरे कहने पर शीरपा ने पूछ पर बंधे हुए दीनानाथ के हाथ भी खोल दिए और मैंने दीनानाथ के सामने खड़े होकर सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। दीनानाथ टालने की कोशिश करता रहा। चांगली कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए एक और सवाल किया। मैं नहीं जानता, दीनानाथ ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ तुम आसानी से जबान नहीं खोलोगे, लेकिन तुम जैसे बेदमीर और बेदीन लोगों का इलाज मेरे पास है, मैंने कहा और उसके साथ ही उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। दीनानाथ लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली थी। वो आसीन से खून पूछने लगा, लेकिन उसी वक्त शीरपा ने उसकी कनपटी पर घूंसा मार दिया। दीनानाथ एक बार फिर चीख उठा। साहब जी, आप सवाल पूछो, दूसरा काम मैं करता हूँ, शीरपा ने कहा और दीनानाथ के मुंह पर दूसरा घूंसा जड़ दिया। और फिर मैं सवाल पूछता रहा और शीरपा दीनानाथ की तवाज़े करता रहा। एक मौके पर दीनानाथ ने भी शीरपा के मुंह पर घूंसा रसीद कर दिया। शीरपा का निचला होंठ फट गया और खून रिसने लगा। मुझे हाथ मारकर बहुत अच्छा किया तुमने, शीरपा घुर्राया। अब मुझे गुस्सा आएगा और मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूंगा। और फिर शीरपा को वाकई ही गुस्सा आ गया। वो दीनानाथ पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा, कभी उसे उठाकर पटक देता और कभी उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर देता। दीनानाथ वाकई बहुत सख्त जान साबित हुआ। उसकी चीखें तय खाने में गूंजती रही और बिलाखर उसे जबान खोलनी ही पड़ी। उसने जो कुछ भी बताया बड़ा सनसनीखेज था। उसके कहने के मुताबिक नागपाल के 2 आदमी हंगामों के दौरान जनूबी नेपाल की तरफ चले गए थे, जहां बिदादी के करीब हिंदुस्तान की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश की सरहद मिलती है। वो लोग हिंदुस्तान से हिरवन की पहली बाकायदा खेप लेकर काठमांडू आने वाले हैं। हिरवन की ये खेप धूलगढ़ी के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ शाही शिकारगाह रायल दरबतन हंटिंग रिजर्व के करीब बदमी के मुकाम पहुंचाई जाएगी, जहां से इसे किस्तों में काठमांडू मुंतकिल किया जाएगा। दीनानाथ के कहने के मुताबिक नागपाल के कुछ आदमी, जिनके साथ जनरल खोराट के भी 2 आदमी मौजूद हैं, कई रोज पहले इस सरहदी इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां पोस्ट बकसरत काश्त होती है। वो लोग इस इलाके में हिरवन की फैक्ट्री लगाने के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। नागपाल और चांगली कहाँ है? मैंने पूछा। नागपाल तो यही है और चांगली 2 आदमियों के साथ यदमी गया हुआ है, जहाँ वो हिमाचल प्रदेश से आने वाली हिरवन की खेप वसूल करेगा। कितनी हिरवन लाई जा रही है? मैंने एक और सवाल किया। कम से कम 5 किलो, दीनानाथ ने जवाब दिया। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। 500 किलो हिरवन से तो काठमांडू की पूरी आबादी को मौत की नींद सुलाया जा सकता था। वो लोग हिरवन लेकर कब बदमी पहुंचेंगे? मैंने पूछा। इस महीने की 6 तारीख को, दीनानाथ ने जवाब दिया। उसके 2 दिन बाद 150 किलो हिरवन की पहली किस्त काठमांडू पहुंचा दी जाएगी और शहर में हिरवन का जो सैलाब आएगा उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अक्लमंद लोग तो वही होते हैं जो सैलाब आने से पहले ही बंद बांध ले, मैंने कहा। हमें पता चल गया है, इसलिए अब हिरवन का ये सैलाब काठमांडू की तरफ नहीं आएगा। और तुम, इसके साथ अब मेरा हिसाब बाकी है, शीरपा ने मेरी बात काट दी। गुदारी सरदार को अगर पता चल गया कि उसकी बेटी को नागपाल के किसी आदमी ने गोली मारकर जख्मी किया है, तो वो अपने पूरे कबीले के साथ नागपाल पर चढ़ दौड़ेगा। शहर में एक बार फिर खूनी हंगामे शुरू हो जाएंगे। कई बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सरदार को इस वाक़े की इतला ना मिलने पाए। बाद में किसी वक्त पता चलेगा तो हम उसे संभालेंगे। तो फिर इसका क्या करोगे? मैंने पूछा। इसकी हड्डियों का सुरमा बनाऊंगा, शीरपा ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम ऊपर चले जाओ साहब जी, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं चलने में शीरपा और दीनानाथ की तरफ देखता रहा और फिर ऊपर आ गया। कमरे में जाकर देखा तो बिमला और मधुमाला इस वक्त भी सो रही थी। मैंने बूढ़े नेपाली को चाय के लिए कह दिया और बाहर आकर दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बिमला बदहवासी के आलम में दौड़ती हुई बाहर आ गई। ये चीखों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो वैसे ज़दा सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। घबराओ नहीं, मैंने जवाब दिया। शीरपा तय खाने में दीनानाथ के साथ बॉक्सिंग की मशक कर रहा है। ओह, बिमला ये कहते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। उसके थोड़ी देर बाद बूढ़ा नेपाली 2 कप चाय ले आया। उसने गालबन बिमला को आते हुए देख लिया था। तय खाने से दीनानाथ की चीखों की आवाज मैं भी सुन रहा था। 20-25 मिनट बाद आवाजें बंद हो गई और फिर शीरपा बरामदे वाले दरवाजे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसने कंधे पर एक बोरी लाद रखी थी जिसका मुंह रस्सी से बंधा हुआ था। बूढ़ा नेपाली भी दौड़ता हुआ उसके पीछे ही बाहर निकल आया। उसने कार की डिक्की खोल दी। शीरपा ने बोरी डिक्की में डाल दी और बूढ़े से कुछ कहता हुआ हमारे पास आ गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा उसके लिए भी चाय ले आया। शीरपा का चेहरा तासरात से बिल्कुल आरी था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि डिक्की में रखी जाने वाली बोरी में क्या हो सकता है। कहीं जा रहे हो शीरपा? बिमला ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इस बोरी में क्या है जो तुमने कार की डिक्की में रखी है? दीनानाथ की लाश, शीरपा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। बिमला एकदम उछल पड़ी। कब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने मुंह पर हाथ रखकर उबकाई रोकने की कोशिश की, मगर उसे क्या होगी। मैं अपना कप मेज पर रखकर तेजी से उसकी तरफ लपका। शीरपा भी परेशान हो गया। उसने बूढ़े को आवाज देकर ठंडा पानी मंगवाया और बिमला के सामने 2 जानो होकर बैठ गया।
माफ करना मेम साहब, वो मादरत अमेज लहजे में बोला। मुझे आपके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, झूठ नहीं बोल सकता। आपने पूछा बोरी में क्या है, मैंने बता दिया। आप तो बहुत बहादुर औरत हो, मुझे क्या पता था कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मैंने शीरपा के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर निदामत के आसार उभर आए थे। बूढ़ा निबाली पानी ले आया। बिमला ने कुली की, मुंह पर छींटे मारे और कुर्सी पर बैठ गई। शीरपा चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर गाड़ी में बैठ गया। उसके साथ ही उसने बूढ़े को गेट खोलने का इशारा कर दिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो हरकत में आकर गेट से बाहर निकल गई। मैं थोड़ी देर तक बिमला के साथ लान में बैठा बातें करता रहा, फिर उसे वहीं छोड़कर हाल में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर के नंबर मिलाने लगा। इंस्पेक्टर आजम खान को मालूम था कि मैं पांडे की हवेली में ठहरा हुआ हूँ। हवेली में आतिश ज़दकी की इतला तो सुबह सवेरे ही शहर पहुंच गई होगी और ज़ाहिर है पुलिस भी वहां गई होगी। आजम खान को जब पता चला होगा तो वो बहुत परेशान हुआ होगा। आजम खान चंद मिनट पहले ही दफ्तर पहुंचा था। मेरी आवाज़ सुनते ही वो चीख उठा, अरे कहाँ हो तुम? बिमला कहाँ है? हम महफूज हैं, मैंने जवाब दिया। मुझे अफसोस है कि भागदौड़ की वजह से तुम्हें इतला नहीं दे सका था। क्या हुआ? हवेली को आग कैसे लगी थी? आजम खान ने पूछा। अब सूरत कैसी है? मेरा मतलब है हवेली की आग बहुत खौफनाक आग थी। आजम खान ने बात काट दी। पूरी हवेली राख का ढेर बन चुकी है, अभी तक मलबा नहीं हटाया जा सका। सुबह एक इस मलबे में कुछ लाशें भी दबी हुई हैं, 5 लाशें, मैंने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे उन पंडितों के बारे में बताने लगा जो पांडे से पुराना हिसाब करने आए थे। आग में इत्तफाक से लगी थी, मैं आखिर में कह रहा था, लेकिन नेपाली मुलाजमा और पांडे को उससे पहले ही गोलियां मारकर हलाक किया जा चुका था। हम लोग बरवक्त हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हम इस वक्त सोमवार नाथ के इलाके में स्टूपा के आसपास एक बंगले में मौजूद है। तुम्हारे लिए एक और दिलचस्प इतला है, लेकिन 1 घंटे बाद मैं खुद तुमसे मिलूंगा। तुम कांति पाथ के करीब सुधार्थ होटल आ जाओ। 1 घंटे बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा, तफसील से बात होगी, आजम खान ने कहा। मैंने फोन बंद कर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद शीरपा वापस आ गया। उसकी वापसी पूरे 1.5 घंटे बाद हुई थी। मैंने उसे ये नहीं पूछा था कि वो दीनानाथ की लाश को कहाँ फेंक कर आया था। मधुमाला भी जाग गई थी। एनेस्थीसिया का असर जायल होते ही टांग में शदीद तकलीफ शुरू हो गई थी। मायावती ऐसे ही मौके के लिए गोलियां दे गई थी। बिमला ने उसे 2 गोलियां खिला दी, जिनसे दर्द में बतदरीज कमी आती चली गई। 1 घंटे बाद में कांति पास से मुल्क के एक जेली सड़क पर वाक़े सुधार्थ होटल में इंस्पेक्टर आजम के साथ बैठा हुआ था। उसके साथ ब्रिंद्रा भी था। मैं एक बार फिर उन्हें हवेली में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बता रहा था। हवेली की आतिश ज़दगी का पिछले दिनों पेश आने वाले वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता मेरे पास एक और इतला है जो नागपाल वगैरह के हवाले से तुम्हारे लिए कारआमद साबित हो सकती है। मसलन आजम खान ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। नागपाल के आदमी जनूब के पहाड़ी इलाके में जहां पोस्ट की काश होती है, हीरोइन की फैक्ट्री लगाने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए गए हुए हैं। उनके साथ गोल्डन ट्राइएंगल के जनरल खोराट के भी 2 आदमी हैं। और ये बात मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी कि जनरल खोराट यहाँ पोस्ट की काश वाले इलाकों पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा है और नागपाल जैसे बेजमीर लोग इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। अब ये सोचना तुम लोगों का काम है कि इस मंसूबे को किस तरह नाकाम बनाया जा सकता है। तुम्हें ये इतला कहाँ से मिली कि नागपाल के आदमी उस तरफ जा चुके हैं? ये सवाल ब्रिंद्रा ने किया था। कुछ मुखलिस किस्म के लोग मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सोमा के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वो नागपाल का बदतरीन हरीफ है और उसकी ताक में रहता है। ये इतला मुझे उससे मिली थी। ठीक है, ब्रिंद्रा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जनूब में दीपाल और सीलगढ़ी में हमारे 2 बड़े मजबूत पुलिस स्टेशन है। पोस्ट की काश भी ज्यादातर उन इलाकों में होती है। उससे 50-60 किलोमीटर आगे भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश की सरहद मिलती है। मैं आज रात उन दोनों पुलिस स्टेशनों को इतला देकर उन इलाकों की निगरानी शुरू करवा देता हूँ ताकि मशकूक अफराद पर निगाह रखी जा सके। अगर शुरू ही में उन पर कारी ज़रब लगा दी जाए तो वो लोग अपने कदम नहीं जमा सकेंगे। एक बात और, मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मैं 4 तारीख को धूलगरी रेंज में वाक़े रायल दरपतन रिजर्व की तरफ जा रहा हूँ। वापसी में 1-2 दिन लग जाएंगे। वहाँ तुम्हारा क्या काम है? आजम खान ने मशकूक नज़रों से मुझे देखा। वो एंटीक रिजर्व तो रॉयल फैमिली के लिए है, किसी आम आदमी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं जानवरों का शिकार खेलने नहीं जा रहा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सुना उस शिकारगाह के आसपास भी किसी जगह पर खिचड़ी पक रही है। मैं यही मालूम करने जा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? इस मरतबा ब्रिंद्रा ने मुझे घूरा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए झूठ बोला। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें इतला देने में देर नहीं लगाऊंगा। मेरा ये कार्ड अपने पास रख लो। ब्रिंद्रा ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कोई गड़बड़ हो तो बिला ताखीर वहाँ के पुलिस स्टेशन से राब्ता कर लेना, वो लोग तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। लेकिन मैं दरपतन में नहीं रहूंगा, मेरी मंजिल तो उससे भी बहुत आगे है। बहरहाल मैं कार्ड रख लेता हूँ, शायद कहीं और काम आ जाए। मैंने झिझकते हुए उससे कार्ड लेकर जेब में डाल दिया।
एक डेढ़ घंटे बाद हमारी ये मुलाकात खत्म हो गई। मैं वहां से हॉस्पिटल चला गया और थोड़ी देर बाद शोभा के पास बैठकर वापस आ गया। जब मैं कमरे से निकल रहा था तो मायावती ने कहा कि वो मधुमाला को देखने के लिए शाम को आएगी। हॉस्पिटल से निकलकर मैं काफी देर तक बाजारों में घूमता रहा, कई जगहों पर कुछ देर के लिए रुका भी। हर शख्स की जबान पर भूतनाथ में हवेली की आतिशज़दगी का जिक्र था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि हवेली में आग कैसे लगी थी। एक दो जगहों पर ये दिलचस्प बातें भी सुनने में आई कि ये सब उन बदरूहों की कारस्तानी थी जिन्हें उस दौलतमंद शख्स ने किसी तरह वहां से निकाल दिया था, और गुज़िश्ता रात वो बदरूहें वापस आ गई थी और उन्होंने सब कुछ जलाकर राख कर डाला था। हाँ, वो पंडित बदरूहों से भी ज्यादा खौफनाक थे, जो अरसे से साबिक पुलिस इंस्पेक्टर पांडे के पीछे लगे हुए थे और मिलाकर उसे जलाकर भूसम कर डाला था और खुद भी उस आग में भूसम हो गए थे। 4 दिनों में मधुमाला की हालत काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन वो अभी चल फिर नहीं सकती थी। और फिर उस रात जब मैंने उन्हें बताया कि हम माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो मधुमाला के चेहरे पर उदासी छा गई। शीरबा भी अफसुर्दा हो गया। मैं एक बात बताता हूँ आपको साहब जी, वो जल्दी से बोला, तुम इतना मुश्किल सफर मत करो, मौसम भी अच्छा नहीं है, आप कुदारी चले जाओ हमारा बेबी के कबीले में। ये गांव चाइना रोड पर है, वहां तुम सागर माता का नजारा कर सकेगा। बहुत से टूरिस्ट सागर माता माउंट एवरेस्ट की चोटी का नजारा करने उधर ही जाते हैं, आप भी उधर ही जाओ। सरदार कुदारी को पता चलेगा कि तुम उसका बेबी के पास ये आया है तो वो बहुत खुश होगा, तुम्हारा खातिर बहुत करेगा। नहीं शीरबा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हम दिसूली बाजार जाएंगे, एक दिन वहां क्याम करने के बाद वापस काठमांडू से होते हुए एवरेस्ट का रुख करेंगे और फिर उसी शाम मैं और बिमला उनसे रुखसत हो गए। इस वक्त मायावती भी वहां मौजूद थी। मैंने उसे मधुमाला और शोभा का ख्याल रखने को भी कह दिया था। इस वक्त शाम होने में कुछ देर बाकी थी। शहर से निकलकर मैंने गाड़ी का रुख जनूब में पृथ्वी हाईवे की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि देसूली की तरफ मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। पृथ्वी हाईवे पहाड़ों में बल खाती हुई गूरखा नामी शहर की तरफ चली गई थी। मेरा ख्याल था कि आधी रात से पहले हम 200 किलोमीटर का फासला तय करके बुखार पहुंच जाएंगे और रात का बाकी हिस्सा वहां गुजार कर अपनी असल मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। आधे घंटे बाद सूरज गरूब हो गया। मैंने कार के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए और उस बल खाती हुई सड़क पर ट्रैफिक से बचने की कोशिश करता हुआ मुनासिब हद तक कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। हम रात 11 बजे के करीब पुकार पहुंच सके। काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा बड़ा ये शहर था, यहाँ हवाई अड्डा भी बना हुआ था। बनियाबसन मंदिर की वजह से भी यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा थी। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी हिंदू मंदिरों की यात्रा के लिए पूरे मुल्क में घूमते रहते थे। बाजारों में इस वक्त भी खासी रौनक थी। बाज इलाके तो ऐसे थे जहाँ दिन का घुमा होता था। दौलतमंद लोग नाइट क्लब और बड़े बड़े होटलों में रंग रलियां मनाते थे और मेहनतकश और गरीब लोग दिन भर काम काज की थकन उतारने के लिए रेस्तुरानों और ऐसे छोटे होटलों में जमा रहते थे जहाँ रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम भी होता रहता था। एक कप चाय या काफी ताड़ी के एक बैग के साथ ये लोग रक्स और मौसीकी से भी लुत्फानंदोज हो लेते थे और इसी को जिंदगी की बहुत बड़ी अय्याशी समझते थे। हमें दरमियाने दर्जे तक के एक होटल में कमरा मिल गया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान मैं वेटर से दरपतन जाने वाले रास्ते के बारे में भी दरियाफ्त करता रहा। वेटर ने हमें यह भी मशवरा दिया था कि खाने के बाद हम लुत्फानंदोज होना चाहें तो तीसरी मंजिल पर वाक़ नाइट क्लब में जा सकते हैं। होटल में क़याम पजीर मेहमानों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। हमें रिहाइश के लिए जो कमरा मिला था वो 7वीं मंजिल पर था और डाइनिंग हॉल दूसरी मंजिल पर। खाना खत्म करने के बाद हम तीसरी मंजिल पर आ गए। जिंदगी के हंगामे यहाँ उरूज पर थे। एक हाल में जुआ हो रहा था, कोई भी मेज खाली ना थी। हर मेज के गिर्द रश लगा हुआ था। नीमुरियां लिबास में लड़कियां भी माकूल तादाद में मौजूद थी। ये वो लड़कियां थी जो शिकार की तलाश में एक मेज से दूसरी मेज के गिर्द घूमती रहती थी। इस हाल में शोर भी बहुत था और सिगरेटों का धुआं भी इस तरह भरा हुआ था कि सांस लेना दुश्वार था। हम दूसरे हाल में आ गए। यहाँ की फजा कदरे मुख्तलिफ थी। मेजों पर गाहक बैठे हुए थे। खूबसूरत वेटरेस गाहकों को शराब और दीगर मशरूबात सर्व करती फिर रही थी। तेज मौसीकी की धुनों में एक रकासा थिरक रही थी। उसके जिस्म पर लिबास बराए नामी था। एक मेज पर हमें भी जगह मिल गई। वेटरेस जैसी हमारी तरफ आई, बिमला ने उसे काफी के लिए कह दिया। पहली रकासा स्टेज के पीछे गायब हो गई। उसकी जगह एक और रकासा ने ले ली। वो कुछ देर तक स्टेज पर डांस करती रही, फिर फ्लोर पर आ गई और मेजों के दरमियान थिरकने लगी। ये रकासा खासी शौक थी और गाहकों के दिल लुभाने के गुर जानती थी। वो किसी के गाल पर चुटकी भरती, किसी की ठोड़ी को छूती, किसी की आंखों में आंखें डालकर झांकती और किसी को आंख से इशारा करती हुई निकल जाती। काफी खत्म होते ही मैंने बिमला को इशारा किया और हम वहां से उठकर लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर अपने कमरे में आ गए। हमारा कमरा रायदारी के आखिर में था, जिसकी खिड़की से शहर के उस तरफ के हिस्से का नजारा किया जा सकता था। बिमला कुछ देर मेरे करीब खड़ी रही, फिर बेड पर लेट गई और मैं बदस्तूर खिड़की के सामने खड़ा शहर की जगमगाती हुई रोशनी को देखता रहा। मैं आने वाली सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। जनरल खोराट ने यहाँ भी कदम जमाने शुरू कर दिए थे। वो इस पुरसुकून और पुरअमन खित्ते को भी गोल्डन ट्राई एंगल बना देना चाहता था।
यहाँ की खुशगवार फजा में जहर घोल देना चाहता था। उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। अगर कोई था भी तो वो अपने आप को बेबस समझता था। बड़ी बड़ी हुकूमतें भी उसके सामने बेबस होकर रह गई थी। बाज़ हुकूमतों के मफादात उससे वाबस्ता थे और वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई से हिचकिचाती थी। मौत की इन हरकारों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने वालों की तादाद बहुत कम थी। अलबत्ता नागपाल जैसे बेदमीर लोगों की कमी न थी। ऐसे लोग हर जगह बड़ी तादाद में मिल जाते थे जो चंद टकों के लिए अपनी माँ जैसी धरती का सौदा करने से भी गुरेज नहीं करते थे। वैसे से मौत की इन सौदागरों से बरसरे पैकार था। मेरी जंग की इब्तिदा मेरे माँ बाप के कत्ल से हुई थी। शायद बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन दारा जिस तरह मेरा पीछा करता रहा था उससे मेरे दिल में नफरत बढ़ती गई। मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा। पहले मैं अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था, फिर जब मैं पलटकर हमलावर होता तो दारा पनाह ढूंढने लगता। उसे भी पनाह ऐसे लोगों के पास मिली जो उससे भी ज्यादा खौफनाक थे। उन्होंने कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया था। दारा खत्म हो गया, लेकिन बुराई खत्म नहीं हुई थी।